नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी, 18 जुलाई तक नामांकन, 5 अगस्त को मतदान और नतीजा, 10 अगस्त तक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। इजरायल ने भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे को बताया ऐतिहासिक, हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत। नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का अहम सहयोगी इजरायल। चीनी सैनिकों के साथ नहीं की गई धक्का मुक्की, सेना ने चीन के आरोपों को किया खारिज। भारतीय बंकर तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं। पुराने नोट बदलने को मिल सकता है एक और मौका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई से 2 सप्ताह में मांगा जवाब, कहा उचित वजह बताने वालों पर हो विचार। उत्तर कोरिया ने किया पहली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का परीक्षण, अमेरिका तक पहुंच का दावा, जापान और दक्षिण कोरिया ने जताई चिंता। और आइए देखते हैं पहली खबर। चीन के साथ सिक्किम में लगी सीमा को लेकर विवाद के बाद भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। चीन लगातार भारत पर डोकला से सेना हटाने का दबाव बना रहा है, तो वहीं भारत इस इलाके में चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर आपत्ति जता रहा है। इस बीच सेना के बयान जारी करने से दोनों देशों के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की से भारतीय सेना ने हालांकि इनकार किया है। सिक्किम के डोकला इलाके में भारत और चीनी सेना के बीच कई दिनों से तनाव बना हुआ है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। चीन इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है और संधियों का हवाला देकर भारत से अपनी सेना को वापस बुलाने की मांग कर रहा है। इधर सेना ने बयान जारी किया है कि यह घटना दोनों देशों के बीच सबसे लंबा गतिरोध नहीं है और भारतीय बंकरों को नष्ट करने के लिए चीन ने बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया है। सेना ने चीन के सैनिकों के साथ धक्का मुक्की से इनकार किया। चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर विदेश मामलों की संसद की स्थायी समिति ने भी चिंता जताई है। Government has not been handling its relationship with China very well. Is that the military standoff is a reflection of a larger problem in the relationship, which reflects severe lack of cooperation on politics, economics, international affairs. रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत और चीन के बीच इस तरह के विवाद खत्म करने के समझौते हैं। सिक्किम से सटा डोका ला भूटान का इलाका है। यहाँ की निगरानी भारतीय सेना करती है। यह इलाका भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक लिहाज से काफी है और चीन अब सड़क बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत और चीन के बीच में ऐसे फेस ऑफ पहले भी हो चुके हैं। इसमें समस्या सिर्फ भारत और चीन के बीच में नहीं है, इसमें एक तीसरा देश भी इन्वॉल्व है, भूटान। और भारत इस बारे में बहुत सेंसिटिव है कि हम कोई ऐसा ना करें जिससे भूटान को नुकसान हो। जून में चीनी सैनिकों ने इलाके में सड़क बनाने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने रोक दिया। इसके बाद से सीमा पर तनाव बना हुआ है। भारत और चीन के बीच कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक करीब 3500 लंबी सीमा है। इसमें कई इलाकों की सीमाओं को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस विवाद पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से ये सीमा विवाद अचानक बढ़ता दिख रहा है और जो पहल अब तक मैं कहूँ दोनों देशों की ओर से, वो कैसी नजर आ रही है? क्योंकि बयानों की तलखी पहले से हर रोज मैं कहूँ बढ़ती जा रही है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बयानों की तलखी बढ़ रही है, लेकिन हमें एक चीज़ ये देखना चाहिए कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि भारत और चीन के बीच में तनाव नहीं हुए। पहले भी तनाव होते रहे हैं। अरुणाचल के लोगों को पेपर वीसा देने को लेकर के, और उसके बाद दलाई लामा की विज़िट को लेकर के, कई चीज़ों को लेकर के चीन ने अपने आपत्ति जताई है, अपना प्रतिरोध बताया है और ये कहने की चेष्टा की है कि ये सब हमारे क्षेत्रीय सीमा के अंदर है, इसको
न डिस्टर्ब किया जाए। वहीं हमारा ये कहना है कि दलाई लामा का प्रश्न हो या अरुणाचल का प्रश्न हो या डोकलांग के पे सड़क बनाने का प्रश्न हो, ये सब चूँकि हमारे और भूटान के बीच का मामला है और क्योंकि ये हमारी सीमा भी वहाँ पर है, इसलिए चीन को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो ऐसा करे। लेकिन इसके साथ ही हमें ये देखना होगा कि चीन कर क्यों रहा है। आप देखिए इसके पीछे एक ये है चीन की पुरानी विस्तारवादी नीति। चीन ने सिर्फ भारत के साथ ही ऐसा ही नहीं किया है, चीन ने रूस के साथ उसूरी नदी पर सीमा को लेकर के विवाद को काफ़ी समय तक 70s में ये चला। अभी चीन जापान और दक्षिणी कोरिया और वियतनाम और फिलीपींस ने भी इसमें ऑब्जेक्शन जताया है। इनके प्रतिरोध का सामना कर रहा है क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में वो अपने कृत्रिम द्वीप बना रहा है, अपना अड्डा स्थापित कर रहा है। तो आप एक तरह से देखिए कि चीन के अपने हर पड़ोसी देश के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे। सिर्फ उत्तर कोरिया एक अपवाद आप मान सकते। तो चीन की ये विस्तारवादी नीति है और उसका भी कारण ये है कि चीन की जनसंख्या इतनी है, चीन को मार्केट चाहिए, चीन को अपने प्रोडक्शन, अपने मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को आगे खपाने के लिए उसे मार्केट चाहिए। इस सब के लिए उसे एक विस्तार करना है और इसके साथ साथ वो ये भी दिखाना चाहता है कि आई एम द सुप्रीम पावर इन एशिया एटलीस्ट। लेकिन क्या इस तरह की नीति के चलते आप जब छोटे देशों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं वो समझ में आ सकता है, लेकिन जब भारत जैसे देश के साथ आप इस सीमा विवाद को मसले को लेकर इस तरीके से बढ़ रहे हैं तो फिर दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ता बहुत मजबूत है, बहुत ट्रेड में कहूँ एक बड़ा आंकड़ा है संख्या के लिहाज से और दूसरे रिश्तों के लिहाज से भी। क्या आपको लगता है कि उस पर इम्पैक्ट इसका हो सकता है या फिर पड़ने की आशंका है? इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन इस चीज़ को बहुत दूर तक ले जाएगा, बहुत दूर तक तूल देगा। जैसा कि चीन ने कहा है कि हमारे आगे अन्य सैन्य विकल्प भी हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अन्य सैन्य विकल्प जैसे फुल फ्लेज वॉर या पूरी तरह से बड़े पैमाने पे सीमा में इंट्रूजन कर सकता है, क्योंकि उससे एक तो भारत के साथ उसके व्यापार पर असर पड़ेगा और भारत के साथ उसका बहुत बड़ा व्यापार है, कम व्यापार नहीं, $80 बिलियन से ज़्यादा का है, उस पर असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट इसका पड़ेगा जो CPP है उस पर पड़ेगा, क्योंकि अगर चीन यहाँ पर एक मोर्चा खोलता है भारत के खिलाफ तो न सिर्फ इंटरनेशनल एरेना में उसकी बदनामी होगी बल्कि ये भी होगा कि भारत भी हम तो मोर्चा अगर खुलेगा तो हम तो उसको लड़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन ये भी होगा कि भारत जो है वो अपनी पश्चिमी सीमा में पाकिस्तान के साथ स्पेशली पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर वो भारत अपनी सैनिक कार्रवाई करता है तो इसका सीधा प्रभाव CCEP पर पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और CCEP को चीन किसी भी तरह से खतरे में नहीं डालना चाहता। लेकिन इस विवाद का फिर हल कैसे हो, क्योंकि भूटान के साथ भारत की अपेक्ष संधि है, सुरक्षा के लिहाज से भूटान भारत पर डिपेंड करता है और चीन जिस इलाके को कह रहा है कि पिछले 26 या 28 साल से वो उसके कब्जे में है, वहाँ पर वो बना हुआ है, लेकिन जो समझौता तो ये कहता है कि असल में स्थायी वहाँ पर कोई भी आप स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते और चीन वहाँ पर एक स्थायी तौर पर एक सड़क निर्माण कर रहा है। जी, और देखिए एक चीज़ ये भी है कि चीन ने कभी भी भारत और चीन को डिवाइड करने वाली मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं दी। उसने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया कि हमारे और भारत के बीच में एक निश्चित निर्णायक सीमा रेखा है, उसको मान्यता ही नहीं दी है। तो इसलिए चीन छुटपुट इधर उधर कहीं तिब्बत से ले करके और इधर अरुणाचल और कश्मीर तक कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन ये चीन करता रहेगा, ये चीज़ एस्केलेट होकर के एक वॉर में नहीं तब्दील होगी। कुछ लोग ये कहते हैं पंडित जी की चीन की आदत है कि शुरुआत में ट्राई करता है, चेक करता है कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं। अगर आपका रिएक्शन बहुत स्लो है या उस लेवल पर नहीं है तो फिर वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाता है, वरना वो पीछे हट जाता है। क्या इस सच्चाई? बिल्कुल सही है। देखिए चीन ने 1962 में यही किया था। 1962 से पहले चीन को पता था कि हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं है और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, शायद हमारे कांग्रेस के कुछ लोग जानते भी होंगे कि 1959 में पेजिंग में भारत के एक राजनयिक ने अपनी मंथली रिपोर्ट में ये लिखा था कि चीन की नज़रें भारत की सीमा पर, भारत के प्रांतों पर हैं, तिब्बत के उस पूरे बॉर्डर पे। हाँ,
लेकिन उसको, चूंकि नेहरू जी भी उस वक्त विदेश मंत्री थे, नेहरू जी राजनीतिक नहीं थे, नेहरू जी विजनरी थे। उन्होंने उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया कि नहीं, चीन ऐसा कर ही नहीं सकता। विद द रिजल्ट कि 1962 तक हम सोते रहे और चीन ने हमारी इस अनप्रिपेयर्डनेस का फ़ायदा। लेकिन अब वो अनप्रिपेयर्डनेस उसके बाद नहीं है। आप देखिए, चीन ने 71 में हमें काफ़ी धमकी दी, लेकिन कुछ किया नहीं। उसके बाद भी छुटपुट घटनाएं होती नहीं हैं, लेकिन चीन ने कभी ये नहीं किया। वो बहुत टोह लेता है, टटोलता है कि हमारी तैयारी कितनी, यानी कि हमें अपने असावधान तो नहीं है। जो और जब देखता है कि सावधान नहीं है, तुरंत उसका रिएक्शन होता है, तो चीन फिर उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। बढ़ता। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र साहब इस पूरी बातचीत के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति चुनाव 2017, अधिसूचना के साथ नामांकन शुरू। 18 जुलाई तक नामांकन। 19 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच। 21 जुलाई तक नाम वापसी। जरूरत पड़ने पर 5 अगस्त को मतदान। 5 अगस्त को परिणाम। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। राज्यसभा महासचिव शमशेर के शरीफ इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। 5 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी मुकुल पांडे से हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने खास बातचीत की। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ हैं चुनाव के लिए जो सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, मुकुल पांडे जी। मुकुल जी, सबसे पहला सवाल ये कि किस तरह से पूरा शेड्यूल रहेगा? आज नोटिफिकेशन जारी हुई है, इसके बाद आगे कैसे रहेगा? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसी के साथ चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो प्रथम चरण जो है कि लोग अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करें, और नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की जो अंतिम तारीख है वो है 18 जुलाई। उस दिन शाम को 3 बजे तक नॉमिनेशन पेपर फाइल किए जा सकते हैं। उसके अगले दिन यानी कि 19 जुलाई को सुबह 11 बजे यहीं रिटर्निंग ऑफिसर साहब के कमरे में, जो कि 29 पार्लियामेंट हाउस है, उन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी। और स्क्रूटनी के बाद जो उसमें स्क्रूटनी में नॉमिनेशन पेपर्स सही पाए जाएंगे, वो कैंडिडेट्स अगले 2 दिनों तक यानी कि 21 तारीख को दिन में 3 बजे तक अब चाहें तो अपना नाम वापस ले सकते हैं। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जो भी कैंडिडेट बचेंगे, और अगर यदि आवश्यकता हुई एक से ज़्यादा कैंडिडेट बचे, तो 5 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इसके लिए मतदान होगा रूम नंबर 62 संसद भवन में। और 5 बजे के तुरंत 1 घंटे बाद यानी कि शाम को 6 बजे से मतों की गणना प्रारंभ हो जाए। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि आप सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं, जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं वो निर्वाचन अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं। किस तरह की तैयारियां पूरी? ये तैयारियां देखिए सब तरह से, जहाँ सुरक्षा से लेके व्यवस्था तक की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी कर ली गई हैं। एक निर्वाचन यहाँ पर सेल बनाया गया है, जो कि यहाँ हमारा टेबल ऑफिस है, वो इसका निर्वाचन सेल है। 2 हम सहायक इसमें निर्वाचन अधिकारी हैं और निर्वाचन अधिकारी महासचिव महोदय हैं। तो पूरे लोगों को इस सारी चीज़ों के लिए गियर अप किया जा चुका है। तो ये थे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी मुकुल पांडे जी। कैमरा पर्सन सरोज के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। वियतनाम के उप प्रधानमंत्री फाम बिन मिन ने आज उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से मुलाकात की। वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी था। उपराष्ट्रपति निवास में हुई मुलाकात में वियतनाम से आए प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वियतनाम के उप प्रधानमंत्री के बीच सामरिक मुद्दों पर चर्चा हुई। वियतनाम के उप प्रधानमंत्री की मुलाकात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी हुई। दोनों नेताओं ने आपसी और क्षेत्रीय मसलों पर विस्तार से बातचीत की।
आपको 500 और 1000 के पुराने नोट जमा कराने का एक और मौका मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और आरबीआई को इस पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की अवधि के दौरान लोग किसी ज़रूरी वजह से पैसा नहीं जमा करा पाए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोट जमा कराने के लिए एक और मौका देने पर केंद्र और आरबीआई से जवाब मांगा है। इसके लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने पूछा कि मान लीजिए नोटबंदी की अवधि के दौरान कोई हो, ऐसे लोगों पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। शीर्ष अदालत नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुधा मिश्रा की याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में 30 दिसंबर के बाद भी एक और मौका देने की बात कही थी। कोर्ट ने 21 मार्च को पूछा था कि उसने पुराने नोट जमा नहीं कराने वाले के लिए अलग से व्यवस्था क्यों नहीं की। केंद्र का जवाब था कि उसने तारीख नहीं बढ़ाने का फैसला सोच समझकर लिया है। पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा हुई थी। 9 नवंबर से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अमान्य हो गए थे। लोगों को 30 दिसंबर तक नोट बदलने और जमा कराने का मौका मिला था। इसके बाद 31 मार्च तक उन लोगों के लिए मौका था जो 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच विदेश में थे, सशस्त्र बल के जवान जो दूर दराज के इलाकों में तैनात थे, या फिर पुराने नोट जमा नहीं कराने की खास वजह थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने जीएसटी को बेहतर तरीके से लागू करने के प्रयास तेज कर दिए हैं और इसके तहत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और मीडिया कैंपेन का सहारा लिया जा रहा है। सरकार ने बताया कि निर्माताओं को कीमतों में बदलाव की जानकारी भी देनी होगी। अगर दाम कम नहीं किए गए तो कंपनियों पर कार्रवाई होगी। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इसके तहत सभी जिलों को 166 समूहों में बांटा गया है। नोडल अधिकारियों के पास इन जिलों की जिम्मेदारी होगी। इन अधिकारियों की बुधवार को बैठक भी होगी। इनका काम ग्राहकों की समस्या सुलझाना होगा। बेसिकली उनको फील्ड में जाना नहीं है, लेकिन यहीं बैठ के उन 4-5 डिस्ट्रिक्ट की पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करना है कि वहां कुछ ग्राहक से पूछे, वहां कुछ और ऑफिसर दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर से फीडबैक ले और दूसरे इनफॉर्मल अपने सोर्सेज से फीडबैक ले। इसके साथ ही केंद्रीय निगरानी समिति भी बनाई गई है। इनमें 15 आला सचिव शामिल हैं। इसकी बैठक हर मंगलवार को होगी। साथ ही कीमत बढ़ने की स्थिति में निर्माताओं को 2 अखबारों में विज्ञापन देकर इसकी सूचना देनी होगी। रिटेलर्स हैं जिनके पास स्टॉक है या खुद अपना स्टॉक भेज रहा है, उसमें जो है स्टिकर लगा के वो जो है द रिवाइज एमआरपी लगाएगा, पर पुराना एमआरपी यथावत दिखेगा। जहां पर दाम कम होता है वहां पर जो है विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमको रिवाइज एमआरपी भी उसको एक स्टिकर के रूप में दिखाना है। तो ये भी व्यवस्था। राजस्व सचिव ने बताया कि जीएसटी लागू करने को लेकर अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों ने नियमों में बदलाव भी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कीमतों और आपूर्ति पर भी नजर रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 3 दिन की इजरायल यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल अवीव पहुंच गए। आज वो डजगर कृषि फार्म और याद वासिम जाएंगे। कल वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शिखर वार्ता करेंगे और इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा समेत कई करार होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 3 दिन की यात्रा पर इजरायल पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। योर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव meets my Make with India policy. We're setting up a $40 million innovation fund as the seed for even greater cooperation on technology between us. My visit marks a path-breaking journey of engagement, a journey that we are excited to undertake together for the good of our people and societies. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शिखर वार्ता करेंगे। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा, कृषि और विज्ञान तकनीक से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे भारत और इजरायल संबंधों का और विस्तार होगा। भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली इजरायल यात्रा है। इजरायल में इसे लेकर खासा उत्साह है। इजरायल के लोगों का कहना है कि दोनों देशों को एक दूसरे के अनुभवों का फायदा उठाना चाहिए। I think it's a beautiful country and everyone wants to go there, and if now in the level of the governments they cooperate more,
and they have like more in business and economy and security stuff. They are. I think the problems in India and the problems in Israel are, in some parts are similar, in some parts are different, but we can learn from each other about security problems. आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई के लिए भारत और इजराइल के बीच पहले से ही संयुक्त आयोग बना है और उसे लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। प्रधानमंत्री इजराइल के राष्ट्रपति रविन रिवलिन और विपक्ष के नेता आइजैक हरजोग से भी मिलेंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे से दोनों देशों के बीच पिछले 25 सालों से जारी कूटनीतिक और सामरिक संबंधों को नई पहचान मिलेगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें धमकी दी और अपमानित किया। उन्होंने राज्यपाल पर बीजेपी नेता की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। আর আমি মাননীয় রাজ্যপালের কাছে আমি বলেছি যে আপনি এইভাবে আমার সাথে কথা বলতে পারেন না। রাজ্যপাল কথা বলছেন যেন মনে হচ্ছে বিজেপির সভাপতি কথা বলছেন, ব্লক সভাপতি। কেন এটা হবে? আমরা কেউ চাকর বাকর নই। আই এম সরি, আমি এখানে একটা সরকার চালাই, মানুষ আমাকে পাঠিয়েছে বলে আমি কারোর দয়া আসিনি। আমি বিজেপির দয়া আসিনি, আমি সিপিএম এর দয়া আসিনি, আমি কংগ্রেসের দয়া আসিনি। আমি মানুষের দয়া এখানে আছি। মানুষ যেদিন চাইবে না আমি চলে যাব। আজকে অপমান করার পর আমি নিজেও ভেবেছিলাম একসময় যে আমি ছেড়ে দেবো। এত অপমান আমি জীবনে হইনি। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड के लिए 26वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। छिटपुट हिंसा के बीच सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के बाजार पूरी तरह बंद रहे। पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला को हिरासत में लिया, जिसके बाद सदर पुलिस थाने के बाहर भारी संख्या में लोग जुट गए। महिला को पुलिस दार्जिलिंग से गिरफ्तार कर सिलीगुड़ी ले गई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का आरोप है कि उनके परिजनों को इस बारे में इत्तला नहीं दिया गया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मेडिकल जांच के लिए उन्हें सिलीगुड़ी ले जाया गया है और जल्द ही उन्हें वापस दार्जिलिंग लाया जाएगा। So now we want to know from her today, from the authorities, for how long will she be detained down there. They say it's not a question of detention, it's basically a question of medical treatment. So as soon as those tests are done, she will be brought back to the hospital. That's what they were saying. मानसून के शुरू होते ही मच्छरों से होने वाली बीमारियों के मामले भी बढ़ने लगे हैं। देश भर में डेंगू और चिकनगुनिया के हजारों मामले सामने आए हैं। मानसून की दस्तक ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इस बार डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार के मुताबिक डेंगू के 18,700 मामले सामने आए हैं, जिसमें केरल में 9,104, तमिलनाडु में 4,174 और कर्नाटक में 1,945 मामले सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में इस बीमारी के 100 मामले सामने आए हैं। वहीं देश भर में चिकनगुनिया 10,952 मामले सामने आए हैं। जो टेस्टिंग किट्स हैं वो माकूल, बेड्स की कैपेसिटी माकूल है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बेड्स के बेड स्ट्रेंथ और उसके लिए जो आवश्यक होगा वो हमारी माकूल है। और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट से भी हम चेकअप कराएंगे ताकि उसको भी हम देख लें। कोई किसी तरीके की कमी होगी तो उसको हम पूरा करने के लिए तैयार बैठे हैं। केंद्र सरकार डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर अब तक 13 एडवाइजरी जारी कर चुकी है, जबकि दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में 20% बेड इन मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। डॉक्टर ने एहतियात बरतने की सलाह दी है। एंटी लार्वा का भी हमने प्रोग्राम बना दिया, बल्कि जो हमारे एंटी लार्वा करने वाली टीम है या डीबीसी की टीम है उसकी हमने छुट्टी संडे की कैंसिल कर दी है। संडे की बजाय हम उनको वेडनेसडे को ऑफ दे रहे हैं। उसका रीज़न ये था कि संडे को, क्योंकि बहुत लोग घर में होते हैं, घर को चेक करना आसान है, दवाई डालना आसान है। पैरासीटामोल है और वो दवाई के अलावा और कोई भी दवाई लेनी नहीं चाहिए। तो एडवाइस यही है कि अगर बहुत बुखार हो तो आप पैरासीटामोल लें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और 24 घंटे से ज़्यादा तेज़ बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना टेस्ट करें। बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों निगम को फटकार लगाते हुए दिल्ली की सड़कों से तुरंत कूड़ा साफ करने को कहा था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उत्तर कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। परीक्षण के दावे के तुरंत बाद दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। उत्तर कोरिया ने पहली बार लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का दावा किया है।
इसकी पहुंच अमेरिका तक हो सकती है। स्थानीय समय के मुताबिक 9:40 पर उत्तरी प्योंगयान प्रांत से इसे छोड़ा गया। 조선민주주의인민공화국 국방과학원 과학자 기술자들은 새로 연구 개발한 대륙간 탄도로켓 화성 14형 시험 발사를 성공적으로 진행하였다। दक्षिण कोरिया और जापान ने इस परीक्षण की कड़ी निंदा की है। जापान का कहना है कि यह मिसाइल उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में आकर गिरी। जापान पूरे मामले को चीन और रूस के सामने उठाने वाला है। 북한이 오늘 또다시 탄도미사일 발사 도발을 감행했습니다. 정부는 무책임한 도발을 거듭 강력히 규탄합니다. また習近平主席そしてプーチン大統領に対してより建設的な対応を取るよう働きかけていく考えであります。 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसके फौरन बाद आपातकालीन बैठक बुलाई है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर उत्तरी कोरिया को लेकर बात की थी। आपको बता दें कि इस साल उत्तर कोरिया का ये 11वां मिसाइल परीक्षण है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।